कैलाश पर्वत, मतलब जैसे ही ये नाम हम सुनते हैं ना तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। बिल्कुल, वो बर्फ से ढकी एक पिरामिड जैसी दिखने वाली चोटी। हाँ वही, और साथ में वो एक सवाल भी जो पता नहीं कितने सालों से लोगों को हैरान कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर छोटा होने के बावजूद इस पर आज तक कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। एग्जैक्टली और इसी एक सवाल से मुझे लगता है हजारों दूसरी कहानियां और दावे निकलते हैं। सही बात है। कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश के पास हवा में कुछ है जो समय की रफ्तार को ही बदल देता है। हाँ मैंने भी सुना है, और ये भी कि पहाड़ अंदर से खोखला है और वहां किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। जी, ये कहानियां इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं कि अब सच क्या है और कल्पना क्या, इसके बीच की जो लाइन है वो काफी धुंधली हो गई है। बिल्कुल, तो आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर इन सभी दावों, कहानियों और कैलाश पर्वत से जुड़ी जो गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनकी एक-एक परत खोलेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि इन रहस्यों के पीछे की असलियत आखिर है क्या। तो चलिए सबसे सनसनीखेज दावे से ही शुरू करते हैं। ये जो उम्र तेजी से बढ़ने वाली बात है, या जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? ये कोई प्राचीन मान्यता तो नहीं लगती? नहीं, ये बिल्कुल भी प्राचीन नहीं है। इसकी जड़ें तो 1999 में रूस के एक डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव के दावों में मिलती हैं। अच्छा। जी, वो एक आंखों के सर्जन थे जो अपनी टीम के साथ तिब्बत की यात्रा पर गए थे और वापस आकर उन्होंने एक किताब लिखी। और उसमें ये सब लिखा? हाँ, उसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ साल पहले साइबेरिया के 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की एक सीमा पार करने की कोशिश की थी। ओके। और उसके बाद वो सब रहस्यमयी तरीके से तेजी से बूढ़े होने लगे और 1.5 साल के अंदर ही उनकी मौत हो गई। एक मिनट, क्या? मतलब आप कह रही हैं कि कुछ घंटों की चढ़ाई ने उनकी उम्र कई साल बढ़ा दी? हाँ, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है। बिल्कुल। और यहीं से ये थ्योरी आप समझिए जंगल की आग की तरह फैली। अच्छा। कि कैलाश के पास 12 घंटे बिताने पर इंसान के बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। अरे बाप रे। और डॉक्टर मुल्दाशेव यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि ये पहाड़ प्राकृतिक है ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इंसान का बनाया हुआ पिरामिड है जो अंदर से खोखला है। खोखला? हाँ, और उसके अंदर प्राचीन सभ्यताओं के लोग हजारों साल से समाधि में लीन हैं। ये तो मतलब एक के बाद एक चौंकाने वाले दावे हैं। खोखला पहाड़, अंदर सोए हुए लोग, और मैंने ये भी सुना है कि इसे एक्सिस मुंडी या पृथ्वी की धुरी भी कहते हैं। ये एक्सिस मुंडी का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, एक्सिस मुंडी का मतलब होता है विश्व की धुरी। ये एक आध्यात्मिक और पौराणिक विचार है, वैज्ञानिक नहीं। अच्छा। दुनिया की कई पुरानी संस्कृतियों में ये मान्यता थी कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट होता है जो स्वर्ग, धरती और पाताल को जोड़ता है। कैलाश के बारे में कहा जाता है कि वो यही बिंदु है। और शायद इसी कहानी को और रहस्यमयी बनाने के लिए वो नंबर वाली बात जुड़ी है। हाँ, वो 6666 वाली। दावा किया गया कि कैलाश नॉर्थ पोल से ठीक 6666 किलोमीटर और ब्रिटेन के मशहूर स्टोनहेंज से भी ठीक 6666 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं कि ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। जी, बल्कि कोई अलौकिक या रहस्यमयी जगह है। और शायद इसीलिए ये धारणा बन गई कि जो भी इस पर चढ़ने की कोशिश करता है उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक देती है। बिल्कुल, कि लोगों को अचानक सिर दर्द होने लगता है, वो रास्ता भटक जाते हैं, या फिर मौसम मतलब पलक झपकते ही इतना खराब हो जाता है कि लौटना ही पड़ता है। सही बात है, लेकिन इन आधुनिक रहस्यों से भी कहीं ज्यादा गहरी एक और पहचान है कैलाश की। और वो है करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र होना। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि 4 अलग-अलग धर्मों, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन के लिए एक जीती जागती आस्था है। हाँ, हिंदू धर्म के लिए तो ये भगवान शिव का घर है। हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं कि वो यहीं अपनी पत्नी पार्वती और अपने गणों के साथ रहते हैं। जी। वो रावण वाली कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन वो सिर्फ अहंकार की कहानी नहीं है ना? वो शिव की शक्ति का भी प्रतीक है। बिल्कुल। उस कथा में जब रावण अपने अहंकार में कैलाश को लंका ले जाने के लिए उठाने लगता है, तो शिव बस अपने पैर के अंगूठे से पहाड़ को दबा देते हैं। और रावण हजारों साल के लिए उसके नीचे फंस जाता है। हाँ, तो ये कथा दिखाती है कि कैलाश सिर्फ एक निवास नहीं, बल्कि शिव की शक्ति का ही एक रूप है। इसी तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश उनके प्रमुख देवता चक्र संवर का घर है,
जो यहाँ ध्यान करते हैं। ये उनके लिए ब्रह्मांड का केंद्र है। और जैन धर्म के लिए इसका क्या महत्व है? जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं। उनकी मान्यता है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी पर्वत पर मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्त किया था। अच्छा, और चौथा धर्म बोन? हाँ, जो तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म है वो इसे आकाश की देवी और धरती के देवता का मिलन स्थल मानता है। उनके लिए ये वो सीढ़ी है जहाँ से उनके संस्थापक पृथ्वी पर उतरे थे। मतलब चारों धर्मों के लिए ये किसी न किसी रूप में सृष्टि का केंद्र या परम ज्ञान की जगह है। जी। और शायद यही वजह है कि हजारों सालों से इन धर्मों के लोग इसकी चोटी पर चढ़ने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। बिल्कुल, बल्कि इसकी 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं। ये श्रद्धा जताने का उनका अपना तरीका है। ये सारी मान्यताएं अपनी जगह बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो क्या इन दावों में कोई दम है? चलिए अब थोड़ा इन रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहला सवाल वही, कोई इस पर चढ़ क्यों नहीं पाया? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति है? इसका जवाब शायद लोगों को थोड़ा हैरान करे, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसका कारण अलौकिक कम और मानवीय ज्यादा है। मतलब? असल में ऐसा नहीं है कि कोई चढ़ नहीं पाया। सच तो ये है कि किसी ने गंभीरता से कोशिश ही नहीं की, और जब की तो उसे रोक दिया गया। रोक दिया गया? हाँ, इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1985 की है। तब चीन की सरकार ने दुनिया के महानतम पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर को कैलाश पर चढ़ने का परमिट ऑफर किया था। एक मिनट, राइनहोल्ड मेस्नर, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतारोही, वो इंसान जो दुनिया के सभी 8000 पहाड़ों पर चढ़ चुका था और माउंट एवरेस्ट पर भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। जी, उन्हीं को उन्हें चढ़ने का मौका मिला और उन्होंने मना कर दिया। ये तो यकीन करना मुश्किल है। उनके जैसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों को जीतने में लगा दी, वो पीछे क्यों हट गया? यही तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मेस्नर ने बाद में बताया कि उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीत लेते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ जीत लेंगे। वाह! उनका मानना था कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें जीतना नहीं चाहिए। ये आस्था का प्रतीक है और किसी को भी इसे अपने जूतों से नहीं कुचलना चाहिए। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या उनके बाद किसी और ने कोशिश नहीं की? कोशिश हुई। साल 2001 में एक स्पेनिश टीम को चढ़ाई की अनुमति मिल गई थी। अच्छा, मिल गई थी। जी, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया भर में, खासकर भारत में, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ गया कि उस टीम को अपना अभियान रद्द करना पड़ा। और उसके बाद? और इसी घटना के बाद चीन की सरकार ने हमेशा के लिए कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। तो असलियत ये है कि 2001 से इस पर चढ़ना कानूनी तौर पर मना है। कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि इंसानों का बनाया हुआ कानून और आस्था का सम्मान इसे अजेय बनाए हुए है। ठीक है, तो ये रहस्य तो सुलझ गया। अब आते हैं पहाड़ की बनावट पर। ये जो पिरामिड जैसा सटीक आकार है, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। क्या ये सच में मैनमेड है? नहीं, ये भी एक प्राकृतिक घटना का ही नतीजा है। भूविज्ञानिक बताते हैं कि लाखों साल पहले आइस एज के दौरान, जब धरती का बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों से ढका था, तब ग्लेशियरों के खिसकने और कटाव से इस पहाड़ को ये अनोखा आकार मिला। अच्छा, ग्लेशियर के कटाव से? हाँ, जब ग्लेशियर पहाड़ के किनारों से खिसकते हैं तो वो चट्टानों को तराश देते हैं, जिससे इस तरह की नुकीली चोटियां बनती हैं। ये प्रक्रिया दुर्लभ जरूर है, लेकिन अनोखी नहीं है। मतलब ऐसे और भी पहाड़ हैं? जी, अगर आप यूरोप की एल्प्स रेंज में मैटरहॉर्न पर्वत को देखेंगे तो वो भी लगभग कैलाश जैसा ही दिखता है। तो ये प्रकृति की एक बहुत खूबसूरत कलाकारी है। और उन दो झीलों का क्या? ये तो मुझे हमेशा से बहुत हैरान करता है कि कैलाश के पास दो झीलें हैं। एक मानसरोवर जिसका पानी मीठा है, और ठीक उसके बगल में राक्षस ताल जिसका पानी एकदम खारा है। एक ही जगह, एक ही मौसम में ये कैसे हो सकता है? इसका कारण भी पूरी तरह से वैज्ञानिक है और बहुत दिलचस्प भी। राक्षस ताल जो है वो एक एंडोरेहिक लेक है। एंडोरेहिक लेक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये एक बंद झील है। इसमें पानी आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, तो इससे पानी खारा कैसे हो जाता है? होता यह है कि जब नदियों से पानी बहकर झील में आता है तो अपने साथ जमीन से नमक और कई तरह के मिनरल्स भी लाता है। अब मानस सरोवर झील का जो एक्स्ट्रा पानी है वो एक चैनल के जरिए राक्षस ताल में बहता रहता है।
इस लगातार बहाव के कारण मानसरोवर में मिनरल्स जमा नहीं हो पाते और उसका पानी मीठा बना रहता है। और राक्षस ताल में? राक्षस ताल में पानी सिर्फ आता है, बाहर नहीं निकलता। सूरज की गर्मी से पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन वो नमक और मिनरल्स झील में ही रह जाते हैं। हजारों सालों से ऐसा होने की वजह से राक्षस ताल में मिनरल्स की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि उसका पानी बेहद खारा हो गया है। समझ गया। तो एक झील का पानी फंसा हुआ है इसलिए खारा हो गया, और दूसरी का बहता रहता है इसलिए ताज़ा और मीठा है। ये तो प्रकृति का एक शानदार सिस्टम है। बिल्कुल। चलिए अब उस सबसे बड़े दावे पर आते हैं, टाइम डायलेशन। क्या वहां सच में समय की गति बदल जाती है? और उन साइबेरियन पर्वतारोहियों की कहानी का सच क्या है? इसका आज तक कोई भी एक भी वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि समय की गति पर असर डालने के लिए या तो आपको प्रकाश की गति के करीब सफर करना होगा, या फिर किसी ब्लैक होल जैसी जगह के पास होना होगा। बिल्कुल, जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हो। कैलाश पर्वत के पास इनमें से कोई भी स्थिति नहीं है। लेकिन वो साइबेरियन पर्वतारोहियों की कहानी वो तो हर जगह सुनाई जाती है, उसमें तो कुछ सच्चाई होगी। सच्चाई ये है कि वो पूरी कहानी एक ही व्यक्ति, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव के दिमाग की उपज है, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, वो आई सर्जन। जी, और जैसा मैंने बताया वो कोई भौतिक विज्ञानी या भूविज्ञानी नहीं थे। उनके इन दावों को रूस के वैज्ञानिक समुदाय ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि वहां उनके झूठ को उजागर करने के लिए एंटी मुल्दाशेव नाम की किताब भी छपी थी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जिस आदमी की वजह से ये सारी कहानियां फैलीं, वो खुद ही वैज्ञानिक समुदाय में भरोसे के लायक नहीं माना जाता था? बिल्कुल, वो ऐसे व्यक्ति थे जो जलपरियों और वैम्पायर के अस्तित्व में भी विश्वास करते थे। जहां तक उन 4 साइबेरियन पर्वतारोहियों की बात है, वो कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। काल्पनिक? हाँ, आज तक उस अभियान का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ना उन पर्वतारोहियों के नाम, ना उनकी उम्र, ना कोई तारीख। इसे रूस के एक टैब्लॉइड अखबार ने छापा था और वहां से ये इंटरनेट के जरिए भारत और बाकी दुनिया में फैल गई। रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी आधिकारिक तौर पर कहा है कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब वो 6666 किलोमीटर वाला आंकड़ा भी झूठ है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसे तो एक तथ्य की तरह हर जगह शेयर किया जाता है। हाँ, वो भी पूरी तरह से गलत है। अगर आप असल में दूरी नापें तो कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी लगभग 5670 किलोमीटर है और स्टोनहेंज की दूरी करीब 6900 किलोमीटर है। मतलब 6666 से काफी अलग। जी, वो आंकड़ा सिर्फ कहानी को ज्यादा रहस्यमयी और सनसनीखेज बनाने के लिए गढ़ा गया था। और नासा के दावों का क्या? इंटरनेट पर तो ये भी कहते हैं कि नासा को वहां बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिली है। ये भी 100% इंटरनेट पे फैलाई गई अफवाहें हैं। नासा ने कैलाश की सैटेलाइट तस्वीरें जरूर ली हैं, जैसे वो दुनिया के हर कोने की लेती है, लेकिन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी भी किसी असामान्य ऊर्जा, मैग्नेटिक फील्ड या रेडियो एक्टिविटी का कोई दावा नहीं किया है। और वो सिरदर्द और रास्ता भटकना, वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के क्लासिक लक्षण हैं। उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से किसी को भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर कैलाश पर्वत से जुड़े ज्यादातर जो आधुनिक रहस्य हैं वो या तो मनगढ़ंत कहानियां हैं या फिर प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या। बिल्कुल, और शायद कैलाश का असली चमत्कार ये अलौकिक दावे हैं भी नहीं। स्रोत के अनुसार असली चमत्कार तो कुछ और ही है। वो क्या? चमत्कार ये है कि इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, समंदर की सबसे गहरी खाई तक पहुंच गया, दुनिया की हर चोटी को जीत लिया, लेकिन इस एक पहाड़ को देखकर पूरी इंसानियत ने एक साथ ये तय किया कि ये पवित्र है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसे जीतना नहीं है। सही कहा। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही ने भी, जो इसे शायद आसानी से चढ़ सकते थे, अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर आस्था का सम्मान करना चुना। और मेरे ख्याल से यही बात कैलाश को बाकी सब पहाड़ों से अलग और खास बनाती है। ये पर्वत हमें सिखाता है कि कुछ चीजें फतह करने और उन पर कब्जा करने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ दूर से निहारने, उनका सम्मान करने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए होती हैं। बिल्कुल। और शायद यही विचार हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं। आज के इस दौर में जब हम हर चीज को नापना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं और उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं, क्या कुछ चीजों और जगहों को बस रहस्य ही बने रहने देने में कोई खास मूल्य है? डर की वजह से नहीं, बल्कि एक गहरे सम्मान की भावना से।